हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराग तिवारी एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ सी प्रोग्रामिंग के 5वें वीडियो के साथ। और इसमें टॉपिक है फंक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम सारे स्टूडेंट्स को मैंने जब भी देखा है वो इस टॉपिक पर ज़रूर उलझते हैं, और आज हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए इन कोड स्निपेट्स के आउटपुट्स को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला कोड स्निपेट है या कोड प्रोग्राम है इंट ऐड। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले दो तरह के फंक्शंस होते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन और सिस्टम डिफाइंड फंक्शन। सिस्टम डिफाइंड फंक्शन कौन सा है? जो सिस्टम में डिफाइंड है, जैसे प्रिंटफ। यूजर डिफाइंड फंक्शन जैसे इंट ऐड। अब मेन क्या है? मेन एक स्पेशल फंक्शन है, ना तो ये सिस्टम डिफाइंड है ना ही यूजर डिफाइंड है। ये एक स्पेशल फंक्शन है क्योंकि मेन कीवर्ड की स्पेलिंग फिक्स्ड है लेकिन इसकी बॉडी फिक्स नहीं है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इस प्रोग्राम में क्या किया गया है, इंट ऐड इंट इंट। अब ये क्या है? ये फंक्शन का डिक्लेरेशन है। जब भी हम फंक्शन को डिफाइन बाद में करते हैं और कॉल पहले कर लेते हैं, जैसे मेन से ये रन होना शुरू होगा, कि हर प्रोग्राम मेन से रन होना शुरू होता है। मेन क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन होता है किसी भी प्रोग्राम के लिए। सो लाइन बाय लाइन उसको एग्जीक्यूट करेगा। सो इसकी थर्ड लाइन में यहाँ पर ऐड फंक्शन को कॉल किया गया, इसको बोलते हैं कॉलिंग, राइट? इसको बोलते हैं कॉलिंग ऑफ फंक्शन, और ये है डेफिनेशन फंक्शन की। सो ये जो इंट ऐड इंट कॉमा इंट है, ये डिक्लेरेशन कहलाता है। ये कॉलिंग के जस्ट पहले दिया जाता है, ठीक? सो इस तरह से इसमें हमने फंक्शन को कॉल करने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? इसकी डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में मैचिंग नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा है इंट कॉमा इंट, लेकिन यहाँ पर इसकी डेफिनेशन में इंट ए कॉमा बी लिखा है। बी के बारे में तो बताया ही नहीं कि ये इंट है कि नहीं है। और इस तरह के डिक्लेरेशन को हम शॉर्ट हैंड डिक्लेरेशन बोलते हैं। जब हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे हों ए बी सी, तो उसमें हमें तीनों को अलग अलग डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती। हम एक बार लिखते हैं इंट ए कॉमा बी कॉमा सी और वो तीनों डिक्लेयर हो जाते हैं। लेकिन जब फंक्शन के अंदर पैरामीटर डिक्लेयर करे जाते हैं या आर्ग्यूमेंट्स डिक्लेयर किए जाते हैं, तो वहां पर हमको अलग अलग, अगर दो इंटीजर है तो दो बार इंट इंट लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो बी है ये अननोन हो जाएगा इस प्रोग्राम के लिए, और ये एरर डेवलप कर देगा क्योंकि बी को यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया है। तो हमें यहाँ पर इंट बी लिखना पड़ेगा, तब ये करेक्ट रिजल्ट देगा। और अगर तब ये करेक्ट रिजल्ट देगा तो आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स? 10 और 20 इसमें पास किया गया है, तो आंसर 30 आएगा, और वो 30 रिटर्न होकर सी में आएगा। या तो यहाँ पर सी के थ्रू प्रिंट करते या ऐड को डायरेक्ट कॉल कर लेते, वो सेकेंडरी चीज़ है, बट यहाँ पर बी के साथ इंट होना जरूरी है। तो सेकेंड क्वेश्चन में आए, देखें इसमें क्या सही है और ये क्या गलत कर रहा है। इंट ऐड इंट इंट ए बी सी 10 20 ऐड ए बी। अब यहाँ पर अब यहाँ पर देखिएगा, फंक्शन की जो बॉडी है इंट ऐड की, वो मेन के अंदर डिफाइंड है। सी प्रोग्रामिंग में ये एक एरर है, या आप कह दें कि ये वायलेशन ऑफ ए रूल है कि हम फंक्शन को फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? डिक्लेयर कर सकते हैं। ये डिक्लेरेशन होता है फंक्शन का, जिसमें हम उसका सिग्नेचर देते हैं, और यहाँ पर वेरिएबल्स का देना ऑप्शनल होता है। ये डिक्लेरेशन है। ये कॉलिंग है। फंक्शंस के 3 ऑपरेशन होते हैं, डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और कॉलिंग। ये कॉलिंग है, सो हम कॉलिंग भी फंक्शन के अंदर कर सकते हैं क्योंकि मेन एक फंक्शन है ना, हम इस वजह से कह रहे हैं फंक्शन के अंदर। तो फंक्शन के अंदर हम डिक्लेयर कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर हम किसी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन के अंदर हम फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि मेन का कर्ली ब्रेस यहाँ पर ओपन है और यहाँ पर एंड हुआ है। इसका मतलब आपने फंक्शन को इंट जो ऐड फंक्शन बनाया है, इसको मेन फंक्शन के अंदर डिफाइन कर दिया है। ये एक तरह का नेस्टिंग कॉन्सेप्ट कहलाता है। जैसे ना आपने देखा, इफ की बॉडी के अंदर इफ डिफाइन किया गया तो नेस्टिंग ऑफ इफ है। फॉर के अंदर फॉर डिफाइन कर देते हैं तो ये नेस्टिंग ऑफ फॉर होती है, बट फंक्शंस की नेस्टिंग अलाउड नहीं है और इसलिए इसमें एरर है। डेव सी प्लस प्लस इसमें इस तरह से एरर बताता है, बट एक्चुअली में रीजन उसका ये है, राइट? आगे बढ़ें, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिएगा, इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर एक मेन पॉइंट है, मैं उसको डिस्कस कर दूंगा और फिर आपके सारे कोड आराम से निकल जाएंगे। इसमें फंक्शन ऊपर ही डिफाइन कर दिया है, मेन से पहले फंक्शन की बॉडी बनी हुई है। तो अब हमें फंक्शन को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। जो हम पीछे लिख रहे थे ना, इंट ऐड इंट कॉमा इंट, वो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फंक्शन की बॉडी उसको कॉल करने से पहले डिफाइन कर दी गई है, ठीक? क्योंकि मेन के अंदर ये कॉल हुआ यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमने पूरी बॉडी डिफाइन कर दी है। सो बॉडी के अंदर क्या है? इंट ए, और इन फंक्शन ए इज इक्वल टू %d a, उसी ए की वैल्यू को प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक? अब यहाँ पर देखिए इंट ए 32b, और फिर फंक्शन को कॉल किया हमने, उसमें ए की वैल्यू पास करी। सो ए क्या है यहाँ पर? कैसा पैरामीटर है? एक्चुअल पैरामीटर है, ये वाला ए। ये वाला ए मेन का अपना ए है, और यहाँ पर जो ये ए है वो fn फंक्शन का अपना ए है, ठीक? और फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है? अगर कुछ भी नहीं लिखा होता है तो रिटर्न टाइप क्या होता है? इंटीजर। अगर या तो फिर यहाँ पर हम वॉइड लिख दें तो फंक्शन का हो जाएगा नो रिटर्न टाइप, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये फंक्शन इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक?
लेकिन हमने रिटर्न कीवर्ड यूज नहीं किया है यहाँ पर कहीं भी। प्रिंटफ सिर्फ एक स्टेटमेंट है, इसमें रिटर्न कीवर्ड नहीं है। सो रिटर्न RETURN उस कीवर्ड के थ्रू ही हम जनरली रिटर्न करते हैं कोई भी वैल्यू होती है। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर ये फंक्शन इस तरह से कॉल कराया गया है और इसकी वैल्यू को बी में रिटर्न कराया गया है। अब बी में क्या वैल्यू आएगी, जबकि हमारा फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, इसके बाद भी अगर हम फंक्शन को रिटर्न करा रहे हैं तो बी में क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर ये मेन चीज है। अब यहाँ पर एक रोल आता है, एक स्पेशल टाइप का। अभी देखिए आउटपुट तो ये आ रहा है, मैं इसको बताता हूँ। एक तरह का अलग तरह का एक रजिस्टर होता है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर सीपीयू के पास। इसका रोल क्या है, इसका रोल ये है कि किसी भी प्रोग्राम का जो लास्ट कैलकुलेटेड रिजल्ट होगा उसको अगर हमने किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं किया है तो वो ऑटोमेटिकली एक्यूमुलेटर रजिस्टर में ही स्टोर रहेगा। अगर हमने किसी वेरिएबल में असाइन कर दिया तो रजिस्टर से वो वेरिएबल में आ जाएगा और फिर हम उसको यूज कर लेंगे, ठीक। लेकिन अगर हमने किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं किया उस रिजल्ट को तो वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में ही रहेगा। और फंक्शन के साथ यही हुआ है। देखिए प्रिंटफ फंक्शन अब मेन से रन करना शुरू करते हैं और इस रिजल्ट को समझते हैं। तो मेन से रन किया, इंट a इक्वल टू 32 b, यहाँ पर a पास कर दिया तो 32 चला गया फंक्शन के अंदर, इसके अंदर 32 चला गया और प्रिंटफ रन होना शुरू हो गया। तो ये आउटपुट पहला वाला आ गया, इन fn a 32, इस प्रिंटफ की वजह से, ठीक। अब प्रिंटफ को मैंने आपको बताया हुआ है पुराने स्लाइड्स में कि प्रिंटफ का रोल क्या है। स्क्रीन पर वैल्यू प्रिंट करता है और जो भी कैरेक्टर्स प्रिंट किए हैं उनकी काउंटिंग रिटर्न भी करता है। सो इसकी काउंटिंग कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो आई से लेकर के 2 तक जो कैरेक्टर प्रिंट किए हैं ये टोटल 10 है। इसका मतलब इसने 10 रिटर्न भी किया होगा। हमने उसको किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली कहां पर चला गया, क्योंकि वो इस फंक्शन का लास्ट कैलकुलेटेड वैल्यू है, इसमें चला गया एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। और फिर जब हमने इस फंक्शन को यहां पर कॉल करके b के बराबर लिखा तो वो 10 वैल्यू b में चली गई और इसीलिए अगले प्रिंटफ से यहां पर ये प्रिंट हो गया, b आफ्टर कॉलिंग फंक्शन इन मेन इज इक्वल टू 10। तो ये 10 कैसे आया है, इस फंक्शन के लास्ट कैलकुलेटेड रिजल्ट को हमने देखा। लास्ट कैलकुलेटेड रिजल्ट क्या है, जो प्रिंटफ रिटर्न कर रहा है। प्रिंटफ ने रिटर्न किया, जो स्क्रीन पर प्रिंट किया उसको काउंट कर दिया। स्क्रीन पर प्रिंट किया i से लेकर के 2 तक, 32 तक, राइट। तो इसको काउंट किया तो ये 10 है। तो प्रिंटफ ने 10 रिटर्न कर दिया। वो 10 एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर हो गया क्योंकि हमने उस रिटर्न की हुई वैल्यू को किसी वेरिएबल में नहीं डाला। अगर यहाँ लिख देते ना इंट z इज इक्वल टू और ये फिर पूरा प्रिंटफ लिख देते तो z में वो वैल्यू 10 चली जाती। लेकिन अभी वो कहाँ है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में, और एक्यूमुलेटर रजिस्टर से वो b में आ गई है और फिर प्रिंट हो गई, ठीक। बस ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक काम और करते हैं। अगर हमने यहाँ पर इस फंक्शन को fn int a की जगह इसको लिख दिया void, ऐसा लिख दे void fn int a, तब क्या होगा, सोचा आपने कभी? तब यहाँ पर ये जो एक्शन आपने यहाँ पर लिया है कॉल करते समय, इसमें एरर आ जाएगी क्योंकि फंक्शन void टाइप का है। void टाइप का फंक्शन रिटर्न नहीं कर सकता और अगर आप फिर भी इसको रिटर्न कराने की कोशिश करेंगे जैसा कि यहाँ पर किया है तो एरर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में जल्दी से आगे बढ़ें। देखिए अब एक्यूमुलेटर रजिस्टर के उस रीजन को याद रखिएगा क्योंकि वो आगे भी काम आने वाला है। सो इंट a x और ये इनसाइड fn a इज इक्वल टू ये सब है x इक्वल टू a माइनस 4। सो अब इस पूरे फंक्शन की लास्ट कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है, a माइनस 4। सो देखें a की वैल्यू 41 हमने पास किया, फंक्शन को कॉल कर दिया, 41 इसके अंदर चला गया। सो इनसाइड fn a इज इक्वल टू 41, ये स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, राइट। ये स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा 41। और इसके बाद अगली लाइन क्या है, तो ये इसने जो रिटर्न किया वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में गया, ठीक है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में गया। फिर अगली लाइन क्या है, यहाँ पर 31 माइनस 4, इसका x की वैल्यू कितनी है 37। सो अब एक्यूमुलेटर रजिस्टर में 37 रहेगा, लास्ट कैलकुलेटेड वैल्यू रहती है। प्रिंटफ वाली लाइन के बाद अगली लाइन में एक और कैलकुलेशन है और उसका आंसर है 37। सो अब 37 एक्यूमुलेटर रजिस्टर में रहेगा और इसीलिए b के अंदर 37 चला जाएगा, 41 नहीं जाएगा, ठीक। लास्ट कैलकुलेटेड वैल्यू क्या होती है, हो जाती है। अब देखिए इसी कोड पर बेस्ड एक और कोड है, यहाँ पर मैंने ये x हटा लिया है और सिर्फ a माइनस 4 रख दिया है। तो अब क्या होगा, अब 41 a में जाएगा, ये स्क्रीन पर 41 वाला ये सेंटेंस प्रिंट करेगा और इसको काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसमें पूरे 14 कैरेक्टर्स हैं, 14। सो ये 14 एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। लेकिन जो ये a माइनस 4 है ये ऑपरेशन हुई ही नहीं है, a माइनस 4 का अपने आप में कोई मतलब नहीं है, इसीलिए इसका आंसर ये रहेगा 14। जो काउंटिंग ये प्रिंटफ का रिटर्न किया हुआ वैल्यू है वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में रहेगा, ना कि a माइनस 4, ठीक। इस बात को ध्यान रखें। आगे चलते हैं। इसमें एक चीज और लिखी थी, रीजन फिर से मैंने लिखा है एक्यूमुलेटर रजिस्टर। फिर आगे बढ़े, जहां अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस फंक्शन की कॉलिंग और इस फंक्शन की डेफिनेशन में
आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है? इसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं, इंट ए और इंट बी, तो इसका मतलब है दो वैल्यूज देनी चाहिए तभी उसका ये सम रिटर्न करेगा, लेकिन कॉल करते समय क्या दिया है? एक वैल्यू। इसका मतलब है कि पैरामीटर्स कम पास किए हैं, ये मिसमैच है और ये एक एरर है, टू फ्यू पैरामीटर्स इन फंक्शन ऐड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अब यहां पर फंक्शन वही है, फंक्शन का नाम है एक्स वाई इंट ए बी। ठीक, इंट एक्स एक वेरिएबल है जिसमें a प्लस बी गया और y में a माइनस बी है और रिटर्न कर रहा है x कॉमा वाई। अब कॉमा ऑपरेटर का यहाँ पर क्या रोल है वो हमारा रिटर्न को डिसाइड करेगा, क्योंकि रिटर्न तो एक ही वैल्यू रिटर्न करता है। अब वो वैल्यू क्या होगी, x होगी या y होगी? सो कॉमा ऑपरेटर लेफ्ट टू राइट इवेलुएट करता है, हम सब जानते हैं। इसका मतलब है वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू y होगी, क्योंकि अगर यहां पर देखिए रिटर्न x प्लस वाई लिखा होता तो x की जो भी वैल्यू आई, y की जो भी वैल्यू है उसका सम प्रिंट हो जाता। अगर लिखा होता x इंटू वाई तो मल्टीप्लीकेशन प्रिंट हो जाता। अब लिखा है x कॉमा वाई, इसका मतलब है y की वैल्यू ही रिटर्न हो जाएगी। सो यहाँ पर एक्स वाई ए कॉमा बी में पहली बार में भी y की वैल्यू रिटर्न होगी, दूसरी बार में भी y की वैल्यू रिटर्न होगी, यानी दोनों में सेम वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। यानी x और y को जब यहाँ पर प्रिंट करके देख रहे हैं तो -1 मिलेंगे, क्योंकि एक बार 5,6 है तो y के अंदर आया क्या है, -1, वही -1 रिटर्न हो गया। क्यों? कॉमा ऑपरेटर की वजह से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहां पर देखिए पिछली बार क्या हो रहा था कि x और y में कॉमा ऑपरेटर की वजह से y चल रहा था, अब हमने दो रिटर्न लगा दिए, लेकिन ये गलत है स्टेटमेंट। इस तरह से हम किसी फंक्शन के अंदर दो रिटर्न नहीं लिख सकते, क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट अपने आप में एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट होता है। सो वो नई लाइन में ही लिखा जाता है और एक बार लिखा जाता है। इसलिए इसमें भी एरर आएगी कि यहाँ पर ये इस दूसरे वाले रिटर्न के पहले सेमीकोलन एक्सपेक्ट कर रहा है, जो कि क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, रिटर्न y इस रिटर्न x वाले इस पूरे स्टेटमेंट का एक पार्ट है, जबकि यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट इसका पार्ट नहीं बन सकता। ठीक, इसलिए इसमें एरर है, एक ही रिटर्न हो सकता है और यहाँ पर रिटर्न x सेमीकोलन रिटर्न y होना चाहिए था, तब ये एरर नहीं आएगी। आएगा क्या वो अलग चीज है, बट एरर नहीं आएगी। वो आएगा क्या, वो आगे वाले कोड में आएगा। ठीक, तो अब जरा यहाँ पर देखिएगा एक बार फिर से, इंट ए 5 है, बी 6 है और z है, z इज इक्वल टू a प्लस बी है और मेन में गए। सो अब ये वाला एरिया कौन सा एरिया कहलाता है, इसको बोलते हैं ग्लोबल एरिया। जो एरिया किसी भी फंक्शन के अंदर ना आए, कंटेनरशिप में ना आए, उसको ग्लोबल एरिया बोलते हैं। अगर मेन के अंदर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसको बोलते हैं मेन का लोकल वेरिएबल, लेकिन अगर कोई वेरिएबल मेन के बाहर है और किसी भी फंक्शन में नहीं है तो उसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। सो ए एक ग्लोबल वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 5 है, बी एक ग्लोबल वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 6 है और z भी एक ग्लोबल वेरिएबल है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब लिख दिया z इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब ये कैसा स्टेटमेंट है, ये कोई वेरिएबल का डिक्लेरेशन तो नहीं है, ये तो एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन कभी भी इस तरह से ग्लोबली रिप्रेजेंट नहीं की जा सकती। इसका दूसरा रीजन यहाँ पर यह भी है कि इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, और एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट इस तरह से ग्लोबली डिक्लेयर नहीं किए जा सकते, इसलिए इसमें एरर है। और आउटपुट वाले में इनिशियलाइजर एलिमेंट इज नॉट कांस्टेंट, वो इसको बताएगा कि ये इनिशियलाइजर जहां पर आपने इनिशियलाइज किया है, z को इनिशियलाइज किया, देखिए a को इनिशियलाइज किया 5 से, वो कांस्टेंट है, b को इनिशियलाइज किया 6 से, वो भी कांस्टेंट है, लेकिन z को इनिशियलाइज कर दिया a प्लस बी से, अब ये कांस्टेंट नहीं है, ये तो वेरिएबल है, इसलिए ये गलती है। और दूसरा रीजन ये है कि हम ग्लोबल एरिया में एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट नहीं लिख सकते, तो इस वजह से इसमें एरर है। ठीक, आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये पुराना वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए मैं कह रहा था ना पिछले वाले में, जब रिटर्न x कॉमा रिटर्न y लिखा हुआ था, हमने देखा था कि अब क्या रिटर्न करो। अब रिटर्न का मतलब क्या होता है, इसको हम जनरल एनालॉजी में देखें। अगर हम कहीं पर एक स्पीकर खड़ा हुआ है, सामने ऑडियंस में सपोज 5 स्टूडेंट बैठे हुए हैं और एक ही माइक है, ठीक, तो जब टीचर के पास माइक है, उसने क्वेश्चन पूछा और फिर वो माइक उसने एक स्टूडेंट से बोला, अमित अब तुम इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, तो उसने माइक अमित को ट्रांसफर कर दिया। अब अमित को अगर क्वेश्चन का आंसर आता होगा तब तो वो बताएगा, और अगर नहीं आता होगा तो वो माइक वापस कर देगा टीचर को और कुछ नहीं बोलेगा। ठीक, तो इसका मतलब है जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो दो चीजें रिटर्न कराता है, एक कंट्रोल और दूसरा वैल्यू। वो माइक क्या है, कंट्रोल है, और वो आंसर वैल्यू है। ठीक, इसी तरह से यहां पर देखते हैं एक्स वाई फंक्शन इंट ए इंट बी इंट एक्स इक्वल टू ए प्लस बी इंट वाई, ये दोनों वही है, रिटर्न एक्स रिटर्न वाई। अब यहाँ पर होगा क्या, ये लाइन बाय जब भी फंक्शन को कॉल करेंगे ए 5 और 6 के साथ एक्स वाई ए कॉमा बी, इस जगह फंक्शन कॉल हुआ है, सो ए में 5 गया, बी में 6 गया, इसने सॉल्व किया, एक्स में 11 आ गया और वाई में -1 आ गया। फिर अगली लाइन जैसे ही चली रिटर्न एक्स, तो क्या रिटर्न हो गया, 11 रिटर्न हो गया। वाई तक तो पहुंचा ही नहीं, क्योंकि यहां से रिटर्न करके तुरंत मेन में आ गया और मेन में 11 प्रिंट कर दिया इसने अपनी जगह पर। ठीक,
अब वापस जा करके y को थोड़ी ना कैलकुलेट कर लेगा, रिटर्न तो एक ही बार होता है, कंट्रोल वापस आ गया। फिर दोबारा आपने जब फंक्शन कॉल किया फिर से वही होगा, पूरी लाइन फिर से रन होगी और फिर से वो वही x को रिटर्न करके बाहर आ जाएगा। तो ये y क्या है? y है कोड अनरीचेबल, राइट। अब यहां पर अगर हमें इसको हमें सॉल्व करना ही हो कि हमें दो आंसर चाहिए फंक्शन से, तो हम पॉइंटर्स की हेल्प लेते हैं। ये एक्चुअली मैं कॉल बाय रेफरेंस का एक एग्जांपल है जो आगे मैं पढ़ाऊंगा, आगे कोड भी कराऊंगा, उनमें इसको और एक्सप्लेन करूंगा। पर यहाँ पर आप जल्दी से इसको देख सकते हैं कि इसमें a b दो वैल्यूज हैं और x y दो पॉइंटर्स हैं इंटीजर के। उन पॉइंटर्स में उन वैल्यूज का सम और सब्ट्रैक्शन रखा हुआ है, ठीक। और यूजर ने यहाँ पर a b में 5 6 डाला और फंक्शन को कॉल किया a b के साथ और x और y के एड्रेस के साथ, क्योंकि पॉइंटर है, पॉइंटर क्या कंटेन करता है? एड्रेस। सो x के एड्रेस को पास कर दिया है यहाँ पर। सो ये वाला x का एड्रेस इस x में चला गया पॉइंटर में, और ये वाला y का एड्रेस इस पॉइंटर y में चला गया। सो अब इस पर a प्लस बी स्टोर हो गया, राइट। इस x के एड्रेस पर a प्लस बी स्टोर हो गया, इस y के एड्रेस पर a माइनस बी स्टोर हो गया। तो वही हमने ले लिया। भाई किसी के घर में कोई रहने लगे जा करके, तो हम उससे मिलना हो तो हम उसके घर पे खड़े हो जाए मिलने जाके उसके एड्रेस पर। सो वही वैल्यूज हमको कहीं से भी मिल सकती है, इसलिए ये दोनों 11 और -1 हमको उन एड्रेसेस पर मिल गए जो एड्रेस x और y के थे। तो ऑब्वियसली वो उनके ही वैल्यूज हैं, ठीक। ये कोड अनरीचेबिलिटी का एग्जाम्पल था यहाँ पर, जो y तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगले क्वेश्चन में देखें, ध्यान से देखेंगे। x1 एक फंक्शन है, रिटर्न करता है printf कंट्रोल इन x1। सो रिटर्न क्या करेगा? ये पहले तो ये स्क्रीन पे प्रिंट करेगा, फिर इसकी जो काउंटिंग होगी उसको रिटर्न कर देगा, ठीक। रिटर्न एक वैल्यू होगी, इंटीजर होगा। फिर x2 के केस में क्या होगा? रिटर्न printf, फिर यही लिखा हुआ है। सो अब देखिए, रिटर्न x लिखा जाए कहीं पर और x में कुछ वैल्यू हो तो वो रिटर्न होगी, या फिर हम लिखते हैं रिटर्न x प्लस वाई कहीं पर, तो उसमें x और y का सम होगा और जो वैल्यू आएगी वो रिटर्न होगी। इसी तरह यहाँ पर रिटर्न printf कंट्रोल इन, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट। सो ये स्क्रीन पर प्रिंट होगा और फिर जो इसकी काउंटिंग होगी वो रिटर्न होगी। हम देखें उसकी काउंटिंग को हमने यूज किया है कि नहीं। अब यहाँ पर printf के अंदर जब हमने x1 और x2 को कॉल किया बेटा, तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि इसमें हमेशा जो printf स्टेटमेंट होता है वो राइट टू लेफ्ट इवेलुएट करता है, यानी x2 को पहले इवेलुएट करेगा, x1 को बाद में इवेलुएट करेगा। लेकिन जो रिजल्ट्स आएंगे वो %d के हिसाब से ही प्रिंट होंगे, ठीक। यानी ये पहला %d x1 वाली वैल्यू को जो रिटर्न करी होगी उसको प्रिंट करेगा और दूसरा %d इस x2 की वैल्यू को प्रिंट करेगा। लेकिन कॉलिंग पहले किसकी होगी? पहले कॉलिंग x2 की होगी। सो पहले कॉलिंग जब x2 की होगी तो ये वाला स्टेटमेंट पहले चलेगा, ये वाला स्टेटमेंट पहले चलेगा, तो कंट्रोल इन कोलन x2 ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा पहले, ठीक। फिर क्या होगा? फिर x1 चलेगा। अभी वो वैल्यू क्या रिटर्न हुई है, वो 14 है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन अभी इसको इवेलुएट करेंगे x1 को। सो x1 इवेलुएट होगा, सो यहाँ पर ये कंट्रोल इन x1 प्रिंट होगा। इसमें भी बेटा कोलन प्रिंट हो जाएगा, ये थोड़ा सा मिसमैच हो गया है यहाँ पर, इसमें भी कोलन हो जाएगा। और फिर अब इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं उतनी काउंटिंग प्रिंट होगी। जैसे कि अगर ये x2 पहले चला था तो कंट्रोल इन x2 में कितने कैरेक्टर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और /n 14। इस तरह से ये 14 कैरेक्टर हैं। अब x2 किस प्लेस पर है? दूसरे %d की जगह पर है, इसलिए 14 यहाँ पर लिखा गया, ठीक। और जबकि x1 के केस में ये एक्चुअली में यहाँ पर ये x1 वाला जो देखें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 कैरेक्टर्स हैं टोटल। क्योंकि इसमें /n नहीं है ना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? /n एक्स्ट्रा है वो, तो इसीलिए नीचे वाले का ये वाले का 14 है, उसका 13 है, ठीक। एक बार फिर से पूरे को अपने आप से सॉल्व करिएगा और मेरे वीडियो को दोबारा से सुनिएगा। अब यहाँ पर एक चेंज करें, printf में जाकर x1 x2 की जगह x1 प्लस x2 लगा दें, तो क्या होगा? 13 प्लस 14 और यहाँ 1% रख दें, 13 प्लस 14 यानी 27 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन ये जो प्रिंटिंग है कंट्रोल इन x2 कंट्रोल इन x1, ये इसी सीक्वेंस में रहेंगे और ये दोनों जरूर आएंगे, ठीक है। तभी तो इवेलुएट हो रहे हैं ना वो चीजें, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़े। v की वैल्यू 10। अब यहाँ पर मैं ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स को क्लियर करने वाली बात कर रहा हूँ। सो ये कैसा वेरिएबल है? इंट v 10। अब ग्लोबल वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होती है? ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसको कोई भी फंक्शन एक्सेस कर सकता है, और अगर एक फंक्शन ने उसको एक्सेस करके मॉडिफाई कर दिया तो दूसरे फंक्शन को वो मॉडिफाइड वैल्यू दिखेगी। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कहीं पर एक पेपर चिपका दिया गया दीवार पर और मैं गया, मैंने उस पर कुछ लिख दिया, तो मेरे बाद जो भी जाएगा उसको मेरी लिखी हुई चीज दिखेगी, ठीक। अगर दूसरी चीज ये हो सकती है कि मैं
2-3 लोग हैं, उनके सबको अपना अपना पेपर दे दें और वो अपने अपने पेपर पे कुछ भी लिखें, सो वो एक दूसरे को नहीं दिखेगा। सो वो उनका लोकल वेरिएबल है जो अपने अपने पेपर पे लिख रहे हैं, और वो जो कहीं दीवार पे चिपका दिया गया है और वो सबको दिख रहा है वो ग्लोबल है। तो इसी तरह से यहाँ पर v की वैल्यू 10 है, ये ग्लोबल वेरिएबल है, राइट। तो फंक्शन के अंदर जब v की वैल्यू को यहाँ पर एक्सेस करेंगे तो वो 10 एक्सेस करेगा। तो अब जरा इसको देखते हैं, मेन से रन करना शुरू करते हैं प्रोग्राम। आउटपुट आपने अब निकाल लिया होगा, मैंने इसीलिए दिखा दिया है। सो इन मेन v इज इक्वल टू, अब मेन के अंदर तो कहीं पर v की वैल्यू 10 नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज और भी है, जब हम फंक्शन के अंदर किसी वेरिएबल को एक्सेस करते हैं और वो उसके अंदर ना हो तो वो उसके बाहर ढूंढता है। तो इस मेन के अंदर तो नहीं है, तो बाहर देखा उसने 10 है, सो 10 ले आया, ठीक। फिर अगली लाइन में गए, v इज इक्वल टू v प्लस 20 कर दिया, v की वैल्यू को 20 ऐड कर दिया उसमें, तो v हो गया 30। फिर फंक्शन को अब जब है v को 30 किया तो जो ये ऊपर वाला v 10 था, अब वो 10 नहीं रह गया, इस लाइन की वजह से वो 30 हो चुका है। सो जब फंक्शन को कॉल किया गया, सो फंक्शन के अंदर जो v प्रिंट होगा वो चेंज्ड वैल्यू प्रिंट होगी, 30 प्रिंट होगा, ठीक। दूसरे केस में आ गए यहाँ पर इंट v इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर देखिए फंक्शन के अंदर एक बार फिर से v को डिक्लेयर किया, और ये हम कर सकते हैं, ये वाला v ग्लोबल वेरिएबल है, ये वाला v इस फंक्शन का अपना वेरिएबल है, और ये दोनों आपस में अलग हैं, इनका कोई लेना देना नहीं, इनके नेम सेम है लेकिन दोनों की अपनी लाइफ है, स्कोप है, विजिबिलिटी है। तो इसलिए यहाँ पर जब ये प्रिंट, अब जब मेन से हम रन करना शुरू करेंगे और मेन के अंदर कहेंगे इन मेन v की वैल्यू कितनी है, सो अब यहाँ पर v की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, जो ग्लोबल वैल्यू है, यानी कि 10, ठीक। फिर v इज इक्वल टू v प्लस, अब यहाँ 20 नहीं होना चाहिए था, इस लाइन को हटा दीजिएगा, आप लोग डिस्कार्ड कर दीजिए, ये लाइन यहाँ पर नहीं है, v इज इक्वल टू v प्लस 20, सीधे फंक्शन को कॉल किया। अब फंक्शन को कॉल किया तो फंक्शन के अंदर v की वैल्यू 5 प्रिंट होगी, ठीक। अब यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से ग्लोबल एरिया से तो क्या होगा, अगर इस लाइन को मैं डिलीट कर दूं, सो v की वैल्यू fn के अंदर तो है लेकिन मेन में तो नहीं है, तो इसलिए मेन में आ जाएगी एरर कि v इज नॉट डिफाइंड इन फंक्शन मेन, अगर हम पहली लाइन को डिलीट कर दें तब। और करके देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इससे आपको ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे, मेरे ये कॉन्फिडेंस है मुझे। यहाँ पर एक फंक्शन है इंट फन, ठीक। इस फंक्शन को ये इस फंक्शन का डिक्लेरेशन है, ये ग्लोबल वेरिएबल है, इंट y इज इक्वल टू 25। मेन से रन करना शुरू करते हैं, मैंने सारे आउटपुट भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। इंट a की वैल्यू 10 है, प्रिंट f, मेन को y को प्रिंट करते हैं, तो y कहाँ से उठाएगा, ग्लोबल एरिया से, ठीक। यहाँ पर मैंने एक चीज और बताई, एक ब्लॉक बनाया हुआ है, जो ग्रीन कलर से कोड दिख रहा है, ये एक ब्लॉक है, ये मेन के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर एक और ब्लॉक है, राइट। सो इनर ब्लॉक है ये मेन का। सो अब यहाँ पर क्या होता है कि इनर ब्लॉक के अंदर अगर कोई वेरिएबल हम एक्सेस करते हैं और वो उस ब्लॉक में डिफाइंड नहीं है तो वो उससे बाहर वाले ब्लॉक में ढूंढता है, अगर उसको वहां बाहर नहीं मिलता है तो फिर वो ग्लोबल एरिया में ढूंढता है, ठीक। ये सीक्वेंस होता है। तो यहाँ पर देखिए इंट z नाम का वेरिएबल बनाया, उसको a प्लस प्लस कर दिया। अब a वेरिएबल इस ब्लॉक में तो नहीं है, जो ग्रीन कलर का है इसमें नहीं है, इसके बाहर वाले में a की वैल्यू 10 है, तो z में क्या चला जाएगा, 10, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो z में 10 चला जाएगा और a खुद 11 हो जाएगा अगली लाइन में। फिर से दोबारा से यहाँ पर a को फ्लोट कर दिया, बाहर वाला a क्या था, इंटीजर, अंदर वाला a फ्लोट है, अंदर वाला यानी ब्लॉक के अंदर वाला। सो a में 3.5 है, उसको प्रिंट कर दिया, तो z की वैल्यू तो वही है जो अंदर हुई थी, 10 थी, और a की वैल्यू 3.5 है। अब इस ब्लॉक को हमने बंद कर दिया यहाँ पर और बाहर चले गए, बाहर माने वापस मेन में आ गए, राइट। मेन में अभी भी थे पर वो इनर ब्लॉक में थे मेन के, अब मेन के आउटर ब्लॉक में है, यानी मेन में है। सो इंट z की वैल्यू को 19 किया, z की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, 19 है। अब फिर फंक्शन को कॉल किया विद वैल्यू 5, ये 5 कहाँ गया, b के अंदर, यहाँ गए इंट a। अब a को एक्सेस कर रहे हैं, a कहाँ से आएगा, a कहाँ से आएगा, फंक्शन के अंदर, राइट। a कहाँ से आएगा बताइए, a की वैल्यू हमने उसके पहले देखी है, a की वैल्यू हमारी इस मेन के अंदर है, और हमने a की वैल्यू को लेकर आए और फिर b जो पास किया है वो कितना है, यहाँ पर 5 और प्लस y है, सॉरी y है ना। सो y के अंदर क्या आएगा, 25। सो 25 प्लस 5 कितना हो गया, 30। सो ये अपना a है इसका, जो कि 30 हो गया है, तो 30 प्रिंट हो गया। फिर अगली लाइन इसी फंक्शन के एग्जीक्यूशन में है y प्लस प्लस। अब ये y प्लस प्लस होने से क्या होगा, जो ग्लोबल वैल्यू y की थी 25, अब वो 26 हो गई है। इसीलिए इस फंक्शन के बाहर आकर के जब हम मेन में y की वैल्यू को प्रिंट करते हैं तो वो 26 प्रिंट होता है, क्योंकि फंक्शन में y को अपडेट कर दिया है। तो एक बार फिर से इसको देखिएगा, इसके आउटपुट को खुद गेस करिएगा और करेक्ट पढ़िएगा अपने आप से।
अब यहाँ पर एक ये फिबोनाची सीरीज का एक छोटा सा फंक्शन है जिसको मैंने यहाँ पर लूप में यूज किया है। फिबोनाची सीरीज सब लोग जानते हैं, दो टर्म्स का सम, तीसरा टर्म बनता है, जैसे 0 1 1। सो 1 जो है वो पिछले दो टर्म्स का सम है, 0 और 1 का। तो यहाँ पर देखिएगा जब मेन के अंदर गए, हमने लूप शुरू किया, 0 से 4 तक चलना है तो 5 टर्म्स प्रिंट होने चाहिए। पर यहाँ पर हो क्या रहा है, तो आई की वैल्यू 0 पर अब ये प्रिंटफ 5 बार चलेगा, बस आई का और कोई रोल नहीं, आई का रोल इस लूप को चलाने के लिए है। सो फिब को एक बार कॉल किया गया, फिब कॉल हुआ, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी सी की वैल्यू 0 + 1 1 हो गई। अभी ए और बी और ए इज इक्वल टू बी हो गया, यानी बी की वैल्यू, यानी जो हमारे पास 1 था वो ए बन गया, और जो सम निकाला था सी 1 था वो बी बन गया, और सी को रिटर्न कर दिया। ठीक, सी को रिटर्न कर दिया इस फिब फंक्शन ने। सो यहाँ पर प्रिंटफ की जगह पर सी की वैल्यू प्रिंट हो गई। फिर अगली बार लूप चला आई की वैल्यू 1 के लिए, अब फिर से ए की वैल्यू 0 से और बी की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज हुई, सो सी की वैल्यू फिर से 1 रिटर्न हो गई। अगली बार फिर जब फॉर लूप चला, फिर फंक्शन कॉल हुआ, तो फिर से ए की वैल्यू 0 से और 1 से इनिशियलाइज हुआ पूरा, फिर फंक्शन से। सो इसका मतलब है ये हर बार 1 1 1 होता रहेगा, और 5 बार प्रिंट कर रहे हैं तो 5 बार 1 1 1 आता रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए और शेयर करिए।